So welcome back to this session of Science and Tech PYQ of 2018 for Civil Services Examination. 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक सेक्शन से अबाउट 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन? करेक्ट आंसर इज ए, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है, इससे प्लांट ग्रोथ भी इंक्रीज होता है। दिस इज नोन एज कार्बन फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। Carbon fertilization is a phenomena where the increase of CO2 in the atmosphere increase the rate of photosynthesis in plant. कार्बन फर्टिलाइजेशन एक फेनोमेना है जहां पर एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज होता है एंड इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है प्लांट में इंक्रीज होता है, इससे प्लांट ग्रोथ भी इंक्रीज होता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज कार्बन फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म। सिंस CO2 is a primary food source for plant, higher concentration can lead to faster growth and more biomass. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए प्राइमरी फूड सोर्स है एंड CO2 का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, देन प्लांट का ग्रोथ फास्टर होता है, बायोमास इसका इंक्रीज होता है। नोट, while option B and option C are also effect of increased CO2, global warming and ocean acidification, they are not defined as carbon fertilization. इस क्वेश्चन के ऑप्शन बी एंड सी भी कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है, ओशन एसिडिफिकेशन हो सकता है। बट बी और सी कार्बन फर्टिलाइजेशन को डिफाइन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what is are the consequences of a country becoming a member of nuclear supplier group? अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का मेंबर बनता है, देन इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1, इट अलाउ मेंबर कंट्री टू हैव एक्सेस टू लेटेस्ट मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पज। कोई कंट्री अगर NSG का मेंबर बनता है, देन उस कंट्री को लेटेस्ट मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पीसफुल पर्पज के लिए प्रोवाइड की जाती है। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT अपॉन ज्वाइनिंग द NSG। कोई कंट्री अगर NSG का मेंबर है, देन उसको ऑटोमेटिकली NPT का मेंबर बना दिया जाता है। दिस इज रॉन्ग। Next, membership grant a country the legal right to conduct nuclear test without international sanctions. कोई कंट्री अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है, देन विदाउट इंटरनेशनल सैंक्शन के वो कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का राइट टेकिंग कर लेता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन स्टेटमेंट ओनली वन consequence इज करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। The NSG is an export control regime. Becoming a member facilitates a country's access to the trigger list and dual use technology. NSG एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजेम है। NSG का कोई कंट्री अगर मेंबर बनता है, देन उस कंट्री को ट्रिगर लिस्ट एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इंक्रीज हो जाता है। मेंबर स्टेट कैन ट्रेड इन सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर इक्विपमेंट, फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी विद अदर मेंबर अंडर एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस। जिस कंट्री ने NSG का मेंबरशिप टेकिंग किया है, उस कंट्री को एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर इक्विपमेंट, फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। दिस इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग एफिशिएंट न्यूक्लियर एनर्जी एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। ये कंट्री के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सो दैट कंट्री एफिशिएंट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर सके, मेडिकल एप्लीकेशंस में इसका इजीली तरीके से यूज कर सके। Why statement is 2 is incorrect. Membership in NSG and being a signatory to the NPT are distinct. कोई कंट्री अगर NSG का मेंबरशिप टेकिंग कर रहा है एंड NPT का सिग्नेटरी है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। While the NSG guidelines prefer that members be party to the NPT, joining the NSG does not automatically make a country an NPT member. NSG को ज्वाइन करने से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हैं। कंट्री को पहले NPT का मेंबर होना होगा, तभी वो NSG ज्वाइन कर सकता है। NSG ज्वाइन
किसी कंट्री ने अगर कर लिया तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो एनपीटी मेंबर बन जाएगा। यही वजह है कि इंडिया ने एनपीटी साइन तो नहीं किया, वो एनएसजी मेंबर बनना चाहता है। चाइना इस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट करता रहा है, यही वजह है कि इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया है। In fact, the current debate regarding India's membership exists precisely because India is not a signatory to NPT. Why Statement 3 is incorrect? The NSG does not grant any legal right to conduct a nuclear test. NSG न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए किसी टाइप का लीगल राइट ग्रांट नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, द एनएसजी वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ न्यूक्लियर टेस्ट India's Smiling Buddha in 1974 to ensure that civilian nuclear cooperation is not diverted to military exclusive purpose. कॉन्ट्ररी एनएसजी जो फॉर्म किया गया था वो इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा 1974 में जब किया गया था, इसका रिस्पॉन्स में ही एनएसजी फॉर्म्ड किया गया था। और ये इंश्योर किया गया कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन मिलिट्री एक्सक्लूसिव पर्पस के लिए डाइवर्ट न किया जा सके। मोस्ट मेंबर्स एडेड हुआ वॉलंटरी मोरेटोरियम ऑन टेस्टिंग। Question number 3. With reference to the Internet of Things IoT, which of the following statement is are correct? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। IoT ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू इंटरनेट। IoT ऑब्जेक्ट्स इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, दिस इज करेक्ट। IoT allow for the remote sensing and control of object across existing network infrastructure। आईओटी के थ्रू रिमोट सेंसिंग एंड ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। So let's discuss in detail why statement 1 is correct. IoT refer to the network of physical object embedded with sensors and software for the purpose of connecting and exchanging data. Why statement 2 is correct? The core utility of IoT is that it creates opportunities for more direct integration of physical world into computer-based systems, resulting in improved efficiency and economic benefits. Question number 4. 3D printing has applications in which of the following? 3D प्रिंटिंग्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जा रहा है? प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, यस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, यस, यहाँ भी इसका यूज किया जा रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यस, यहाँ भी किया जा रहा है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 3 4 5 सभी में आज 3D प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा है। 3D printing additive manufacturing is extremely versatile. Confectionery food printers can create intricate chocolate or sugar designs. Bionic ears surgery. Bioprinting is used to create prosthetic and even tissue scaffolds. Automotive used for rapid prototyping and complex parts. Data processing. While large common 3D printing is being used to develop advanced circuit boards and multiple advanced circuit boards and a multi-layered component for data hardware. Question number 5. With reference to DNA barcoding, which of the following statement is are correct? DNA barcoding से related question है। कुछ statement given है। Statement 1. It can be a tool to assess the age of a plant or animal. This is wrong because DNA barcoding के through प्लांट और एनिमल के एज को असेस नहीं किया जा सकता। इट कैन डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। दिस इज करेक्ट, कुछ स्पीसीज जो सेम टाइप का दिखता है उनके बिटवीन ये डिस्टिंग्विश कर सकता है। नेक्स्ट, इट कैन आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑफ अ प्लांट और एनिमल विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट और स्पीसीज की कौन कौन सी स्पीसीज लिविंग कर रही हैं ये इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। सो करेक्ट आंसर is D. 2 and 3 statements are correct. So let's discuss in detail why statement 1 is incorrect. DNA barcoding does not tell you the age of an organism. Techniques like carbon dating or dendrochronology tree rings are used for that. डीएनए बारकोडिंग कभी भी ऑर्गेनिज्म के एज को टेल नहीं कर सकता। कुछ अदर टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन डेटिंग और डेंड्रोक्रोनोलॉजी ट्री रिंग्स का यूज करके हम इनका एज फाउंड कर सकते हैं।
Why statement 1 and 3 are correct? DNA barcoding uses short genetic sequence from a standard part of the genome to identify that an organism belongs to a particular species. It works even if you only have a leaf fragment or a piece of skin. Question number 6. With reference to life I recently in news, which of the following statement is are correct? लाइफ आई से रिलेटेड क्वेश्चन है बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली न्यूज में देखा जाता है. लाइफ आई इट यूजेज लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन. लाइफ आई के अंडर डाटा ट्रांसमिशन के लिए, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट को एज अ मीडियम यूज किया जाता है. यस, दिस इज करेक्ट. इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई. वाईफाई टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई के कंपेयर में सेवरल टाइम फास्टर है. करेक्ट आंसर इज सी. बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. Why statement 1 is correct? Li-Fi stands for light fidelity. It uses visible light communication (VLC) through LED bulbs to transmit data instead of radio waves. Li-Fi means light fidelity. Li-Fi के अंदर VLC LED बल्ब्स के थ्रू VLC का यूज किया जाता है. VLC मीन्स विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, और रेडियो वेव के कंपेयर में इसके थ्रू डाटा ट्रांसमिशन फास्टर होता है. वाईफाई का जो हम यूज करते हैं इसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, जबकि लाईफाई के अंदर एलईडी बल्ब्स की जो लाइट होती है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का यूज करके फास्टर तरीके से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है. वह स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम इज 10,000 टाइम्स लार्जर देन द रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज्ड बाय वाईफाई. इट हैज द पोटेंशियल टू रीच स्पीड मच हायर देन स्टैंडर्ड वाईफाई. क्वेश्चन नंबर 7. With reference to the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS), consider the following statement. IRNSS Indian Regional Navigation Satellite System से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट गिवन है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है. स्टेटमेंट 1. IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. दिस इज करेक्ट बिकॉज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर टोटल 7 सैटेलाइट हैं, जिनमें से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हैं एंड 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2. IRNSS cover entire India and about 5,500 square kilometer beyond its border. This statement is wrong because IRNSS एंटायर इंडिया को कवर करने के साथ बियॉन्ड बॉर्डर 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है. नेक्स्ट, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडिल ऑफ 2019. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज 2019 तक ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है कि इंडिया अपना ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करने वाला है. सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू. So let's discuss in detail why statement 1 is correct. The IRNSS, now called NAVIC constellations, consist of 7 satellites, 3 in geostationary orbit and 4 in geosynchronous orbit. Why statement 2 is incorrect? It covers India and a region extending up to 1500 km, not 5500 square km beyond its boundary. Why statement 3 is incorrect? IN IRNSS is a regional navigation system, not a global one like GPS of USA or GLONASS of Russia. There were no plans for it to achieve full global coverage by 2019. IRNSS एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है. जिस तरह से यूएस के पास एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम जीपीएस है, रसिया के पास GLONASS अपना नेविगेशन सिस्टम है. क्वेश्चन नंबर 8. With reference to the bacterial and animal cells, consider the following statement. बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. कुछ स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट 1. प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज सेल्यूलोज सेल वॉल ओनली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होता है. स्टेटमेंट 2. प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल हैव व्हिच डू. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर फाइंड किया जाता है. स्टेटमेंट 3. मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल
एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल। दिस इज करेक्ट बिकॉज प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल के अंदर मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का पिक्चर गिवन है। Why statement 1 is correct? Cellulose cell wall are a defining feature of plant cell, providing structural support. Animal cell only have a cell membrane. Cellulose cell wall only plant के अंदर ही पाया जाता है because plants को structural support की नीड होती है। यही वजह है कि cellulose cell wall plant को structural support provide करता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है और ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है। Why statement 2 is incorrect? Both plant and animal cell have a plasma membrane, cell membrane. The plant cell simply has a cell wall outside its plasma membrane. प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एनिमल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होता है, बट प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन का आउटर भी एक सेल वॉल होता है। वह स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट इज करेक्ट। A large central vacuole is typical in mature plant cell, taking up to 90% of volume, while animal cell have smaller temporary vacuole. प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में, जो कि ओवरऑल सेल का 90% स्पेस कवर करता है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है स्मॉलर होता है, टेम्परेरी वैक्यूल होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट। प्लांट के अंदर जो सेल्यूलोज होता है, इसी से सेल वॉल बनता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। यही वजह है कि एनिमल फ्लेक्सिबल होता है, मूवमेंट कर सकता है। सिर्फ बिकॉज प्लांट को कोई मूवमेंट नहीं करना होता है, यही वजह है कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सो दैट वो एक ही प्लेस पर अपने आप को स्टे कर सकें। शेप। प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। एंड एनिमल सेल के अंदर एनिमल सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, राउंड हो सकता है, हाईली वेरिएबल हो सकता है। वैक्यूल। प्लांट सेल हैज वन वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल टेकिंग अप 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, जबकि एनिमल सेल के अंदर वन और मोर सेल वैक्यूल हो सकते हैं, टेम्परेरी वैक्यूल हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस पर्पज के लिए, बट एनिमल सेल के अंदर फोटो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। सेंट्रियोल्स यूजुअली एब्सेंट इन प्लांट सेल। यस, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। यही वजह है कि इसके थ्रू सेल डिवीजन पॉसिबल है। लाइजोजोम। प्लांट सेल के अंदर लाइजोजोम रियली प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर लाइजोजोम प्रेजेंट होता है, कंटेन एंजाइम टू डाइजेस्ट वेस्ट एंड सेल्यूलर डेब्रिस। लाइजोजोम की वजह से ही वेस्ट एंड सेल्यूलर डेब्रिस को डाइजेस्ट किया जा सकता है एनिमल के द्वारा। इट मीन्स अगर कोई अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट ईटिंग किया गया है ह्यूमन या एनिमल के द्वारा, लाइजोजोम एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इसको डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है एनिमल के अंदर। स्टोरेज फॉर्म। प्लांट सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज एज ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the genetically modified mustard, GM mustard developed in India, consider the following statement। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड और जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, GM mustard has genes of a soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज GM मस्टर्ड के अंदर जो जीन एडिट किया जाता है वो पेस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता है। Statement 2, GM mustard has the gene that allow the plant cross pollination and hybridization। This is correct because GM mustard के पास ऐसी जीन होती है जो कि प्लांट के क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करता है, हाइब्रिडाइजेशन को अलाउ करता है। दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3,
GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agriculture University. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है. सो करेक्ट आंसर इज बी. ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल why statement 1 is incorrect. The GM mustard DMH11 uses the Barnage bar star system for soil bacterium for a hybridization, not for a broad pest resistance, unlike BT cotton. GM mustard DMH11 Barnage bar star system का यूज करता है so that इसका हाइब्रिडाइजेशन किया जा सके. बीटी कॉटन में जिस तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस कैरेक्टर टेकिंग किए जाते हैं, जीएम मस्टर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है. व्हाई स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. मस्टर्ड इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग. द जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेक्स द प्लांट मिड स्टेरलाइट मेल स्टेरलाइट टू फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन एंड क्रिएट हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स. मस्टर्ड एक नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है जिन मॉडिफिकेशन के थ्रू प्लांट को मेल स्टेरलाइट मेकिंग किया जाता है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता है और इससे हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स क्रिएट की जा सकती हैं. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. जीएम मस्टर्ड वाज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉट IARI और PAU. मोर अबाउट बीडी कॉटन एंड जीएम मस्टर्ड. बीडी कॉटन एंड जीएम मस्टर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Represent two different type of genetic engineering applications in Indian agriculture. BT cotton and GM mustard इंडियन एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन के एग्जांपल्स हैं. बीटी कॉटन द सक्सेस स्टोरी मैकेनिज्म. द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस अ प्रोटीन टॉक्सिक टू लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स, ball worms. When the larvae eat the plant, the toxin dissolve in their alkaline gut, killing them. बीटी कॉटन मैकेनिज्म के अंदर प्लांट में एक जीन इंसर्ट किया जाता है जो कि टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और यह टॉक्सिक प्रोटीन बॉल वर्म्स के लिए हार्मफुल होता है. बॉल वर्म्स एक इंसेक्ट है. जब ये इंसेक्ट प्लांट को ईट करते हैं, टॉक्सिन जो होते हैं वो एल्कलाइन गट में डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट किल हो जाते हैं. करंट सीनियर इन 2026. While BT cotton significantly reduced pesticides used initially, issues like pink bollworm resistance is high seed cost for hybrid are current challenges. There is a growing demand for public sector non-hybrid varieties to allow farmers to reuse seeds. GM mustard DM11, the new frontier. Mechanism. Mustard is a self-pollinating plant, making it very hard to cross different varieties. Barney gene make the plant male sterile cannot produce pollen. बार्निश जीन मस्टर्ड प्लांट को मेल स्टेराइल बनाता है. इट मीन्स वो अब पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. बार स्टार जीन रीस्टोर फर्टिलिटी इन रिजल्टिंग हाइब्रिड सीड. बार स्टार जीन जो होता है वो रिजल्टिंग हाइब्रिड सीड में फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है. बार जीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड कॉल phosphinothrincin used mainly as a marker during breeding. Goal: crossing an Indian variety Varun with a East European variety early Hira to create the DMH11 hybrid, which has shown 25 to 30% higher yield than traditional varieties. इंडियन वैरायटी वरुणा का ईस्ट यूरोपियन वैरायटी अर्ली हीरा 2 के साथ क्रॉसिंग किया गया, जिसकी वजह से DMH11 हाइब्रिड यहाँ पर क्रिएट किया गया और इसकी वजह से 25 टू 30% हायर यील्ड ट्रेडिशनल वैराइटीज में देखा गया. व्हाई आर द कंट्रोवर्शियल. सेफ्टी. बीटी कॉटन एंड जीएम मस्टर्ड कंट्रोवर्शियल क्यों रहे हैं? सेफ्टी, मोनोपोली, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये कुछ कंसर्न से रिलेटेड इश्यूज हैं. सेफ्टी. कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ सिंस मस्टर्ड इज अ फूड क्रॉप एंड पॉलिनेटर्स लाइक हनी बी. ह्यूमन हेल्थ और पॉलिनेटर सच एज हनी बीज के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. हनी बी एंड ह्यूमन दोनों ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मस्टर्ड एक फूड क्रॉप है, तो यही वजह है कि दोनों ऑर्गेनिज्म पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. मोनोपोली.
Fear that farmers will become dependent on big seed companies for expensive hybrid seed every year. सबसे बड़ा फियर ये है कि एक्सपेंसिव हाइब्रिड सीड्स के लिए फार्मर्स को बिग सीड कंपनीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंसर्न अबाउट हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेड encouraging excessive chemical use which could lead to super weeds. Key regulatory body. The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the apex body that approves the environmental release of a GM crop in India. इंडिया में जीएम क्रॉप के एनवायरमेंटल रिलीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है. नोट while BD cotton is the only fully commercialized GM crop, GM mustard is the first food crop to get environmental clearance through its final commercial rollout has faced significant legal hurdles in the Supreme Court. BT cotton fully commercialized GM crop है. जीएम मस्टर्ड फर्स्ट फूड क्रॉप है जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे रिलेटेड सिग्निफिकेंट लीगल हर्डल्स अभी पेंडिंग है. क्विक कंपैरिजन बेडी कॉटन वर्सेस जीएम मस्टर्ड. बेडी कॉटन वर्सेस जीएम मस्टर्ड में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक टेबल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 10 विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सोलर पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 India is the third largest in the world in the manufacture of silicon warfare used in photovoltaic units. This is wrong because India uh, सिलिकॉन वारफेयर का मैन्युफैक्चर के रिस्पेक्ट में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री नहीं है. स्टेटमेंट 2 द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज डी नीदर 1 nor 2. So let's discuss in detail. Why statement 1 is incorrect? India has very limited silicon wafer manufacturing capacity and relies heavily on imports. इंडिया के पास सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वेरी लिमिटेड है. ज़्यादातर इंडिया को चाइना इंपोर्ट पर डिपेंड रहना होता है. Why statement 2 is incorrect? Solar tariffs are usually determined through competitive bidding or by the Central State Electricity Regulatory Commission, not by SECI, which is a dynamic implementing agency. सोलर टैरिफ्स इंडिया में सेंट्रल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, न कि SECI जो कि डायनामिक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. क्वेश्चन नंबर 11 India enacted the Geographical Indications of Goods Act 1999 in order to comply with the obligations to correct answer is D. WTO. इंडिया ने Geographical Indication of Goods Act 1999, it means GI of Goods Act 1999 इनेक्ट किया था, और ये किसके ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने के लिए इनेक्ट किया था. करेक्ट आंसर है WTO. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. The GI Act was enacted to comply with the TRIPS trade-related aspect of intellectual property rights arrangement under the WTO. More about the geographical indications of goods registration and protection Act 1999. GI Act 1999 is a vital piece of legislation that protects the unique identity of product originating from specific regions in India. It was enacted to comply with India's obligations under the TRIPS trade-related aspect of intellectual property rights agreement of the WTO. The act came into force on September 15, 2003. ये जो एक्ट था सितंबर 15, 2023 में स्टार्ट किया गया था. व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन? जीआई क्या होता है? GI is a sign used on product that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to its origin. GI प्रोडक्ट पर यूज किया जाने वाला एक साइन है जो कि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन को शो करता है. इसके अंदर जो भी क्वालिटीज होती हैं उन क्वालिटीज को ये शो करता है, और यह क्वालिटीज पर्टिकुलरली उस एरिया की वजह से होती हैं जहाँ पर ये ओरिजिन हुआ है,
ये डिटेल जीआई इंडिकेशन के अंदर गिवन की जाती है। कैटेगरीज, इट कवर्स एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फूड स्टफ्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। एग्जांपल्स, दार्जिलिंग टी इंडिया फर्स्ट जीआई टैग, मधुबनी पेंटिंग, मैसूर सिल्क एंड एल्फोंसो मैंगो, इन सभी आइटम्स को जीआई टैग गिवन किया गया है इंडिया में। की फीचर्स ऑफ द 1999 एक्ट, जीआई एक्ट 1999 से रिलेटेड की फीचर्स क्या क्या है? रजिस्ट्री, इट established the geographical indication registry located in Chennai, which falls under the Controller General of Patents, Design and Trademarks। सबसे पहले किसी भी आइटम का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कराना होता है चेन्नई में, यानी GIR इस चेन्नई में लोकेटेड है, इसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है। GIR कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के अंडर आता है। ड्यूरेशन, a GI registration is valid for 10 years but it can be renewed indefinitely for a further period of 10 years each। जीआई टैग का वैलिडिटी 10 इयर्स होता है, फर्दर इसको एक्सटेंड किया जाता है, बट वन टाइम 10 ईयर्स से एक्सटेंड किया जा सकता है। हु कैन अप्लाई, any association of persons, producers or any organization authority established by or under any law can apply। An individual cannot own a GI, it is a collective right। जीआई एक कलेक्टिव राइट है, इंडिविजुअल जीआई टैग टेकिंग नहीं कर सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी वो जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड यूजर, वंस अ जीआई इज रजिस्टर्ड, प्रोड्यूसर्स in that region must register as a authorized user to use the GI logo tag। एक बार जब जीआई रजिस्टर हो जाता है, प्रोड्यूसर चाहे तो ऑथोराइज्ड यूजर के लिए रजिस्टर कर सकता है और वो जीआई लोगो या जीआई टैग यूज कर सकता है। बेनिफिट ऑफ जीआई टैग, किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग गिवन किया जाता है, देन इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? लीगल प्रोटेक्शन, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ अ रजिस्टर्ड जीआई बाय अदर्स। किसी आइटम को अगर जीआई टैग गिवन कर दिया जाता है, देन उस आइटम को अनऑथोराइज्ड तरीके से उसका सेल नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, enhance the market value of product in international market and boost export। इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है वो एनहांस होती है, एक्सपोर्ट बूस्ट होता है। ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट कंज्यूमर फ्रॉम डिसेप्शन बाय इंश्योरिंग दे गेट द जेन्युइन प्रोडक्ट। जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को गिवन किया जाता है, इसके थ्रू कंज्यूमर्स को डिसेप्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए। रीजनल डेवलपमेंट, promote the socio-economic growth of producers in a specific region। किसी स्पेसिफिक रीजन के प्रोड्यूसर्स का सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, सच एज रूरल रूरल आर्टिसंस एंड फार्मर्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेडमार्क के बिटवीन क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड टेबल गिवन है। ओनरशिप, जीआई टैग का ओनरशिप कलेक्टिव राइट होता है फॉर अ कम्युनिटी रीजन। ट्रेडमार्क इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट राइट होता है। ओरिजिन, लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन ज्योग्राफी, linked to a specific company brand। nature, describe the terrier or local skill, identify the source of a goods। recent trends and 2026 context, the one district one product initiative, government is actively linking one district one product with GI tag to promote local indigenous craft and crop। लोकल इंडिजिनस क्राफ्ट एंड क्रॉप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओडीओपी को जीआई टैग के साथ लिंक किया है। Post registration monitoring, there is an increased focus on ensuring that the quality of GI product remain consistent after the tag is granted to prevent brand dilution। Global recognition, India is seeking mutual recognition of GI tags with the European Union and other trade partners to product Indian produce like basmati rice abroad। Important note, in 2023-24, India saw a record number of GI tags being granted, over 60 in a single year, bringing the total to over 600। 2023-24 में इंडिया ने अबाउट 60 प्रोडक्ट को जीआई टैग गिवन किया और सिंगल ईयर में जीआई टैग गिवन किया जाने वाला ये एक स्पेशल ईयर रहा है।
टोटल अभी तक अबाउट 600 से ज़्यादा आइटम्स को जीआई टैग गिवन किया जा चुका है। सम ऑफ द लेटेस्ट एडिशन इंक्लूड माजुली मास्क आर्ट ऑफ आसाम, कोडक सिल्वर फिलिग्री इन ओडिशा। कुछ लेटेस्ट आइटम्स को जीआई टैग गिवन किया गया है सच एज माजुली मास्क आर्ट ऑफ आसाम एंड कोटक सिल्वर फिलिग्री ओडिशा, इसको भी जीआई टैग गिवन किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।